ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज सेशन। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली वो बात करेंगे आगे किसके आगे। तो लास्ट अभी तक हमने बात कर ली अबाउट कि हाउ आवर माइंड वर्क्स, हमारा माइंड कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने बात करना स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने बेसिकली देखा कि हमारे माइंड के चार पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, जिसमें हमने अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात करी थी। उसके पार्ट ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द स्टिमुलस, पार्ट बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग दैट स्टिमुलस, पार्ट सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दोज सेंसेशंस इन द होल बॉडी एंड पार्ट डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ रिएक्शन और अ रिस्पॉन्स। ये चीज हमने बात करी। फिर इसी चीज को लिंक किया था हमने कि किस तरह से फियर मैनेजमेंट हमें करना है या फिर किसी भी तरह की एंग्शियस फीलिंग या अनईजीनेस को मैनेज करना है और डील करना है। उस चीज को अपन ने देखा था जिसको एक 5 स्टेप प्रोसेस में हमने समराइज किया था, जिनकी 5 स्टेप्स क्या क्या थी। द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट कि हां कुछ गड़बड़ है। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि फियर क्या है। एक्सेप्टेंस तो आपने सिम्टम्स को दी थी, आइडेंटिफाई करोगे फियर को कि क्या है एग्जैक्टली, किस चीज का डर है या किस चीज की वजह से एंग्शियसनेस है। थर्ड चीज क्या करोगे, उस पर्टिकुलर इवेंट जहां से वो चालू हुआ उससे एक लर्निंग उठाओगे। फोर्थ स्टेप में यू विल लर्न द राइट way to deal with it, and in the fifth step you will implement these 4 steps onto the triggers जो on the way आ रहे हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए। तो ये हमने मोटा मोटा बात करी थी लास्ट सेशन में। आगे हम बढ़ने जा रहे हैं और यहां पर बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं एक दो क्वेश्चंस जो मेनली आते हैं उसके बारे में यहां पे आंसर करने जा रहा हूं। पहली चीज तो आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि ये जो फोर्थ पार्ट ऑफ द माइंड है रियल टाइम में ऑन द स्पॉट केवल हम उसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे जाकर के वही सीखेंगे स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कि अच्छा ये जो फोर्थ पार्ट ऑफ द माइंड है कि दैट इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ रिएक्शन और रिस्पॉन्स, केवल उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम और कैसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। पहले इसको एक बार समझते हैं, फिर आगे जाते हुए उसको समझेंगे कि अच्छा केवल उसी को क्यों कंट्रोल कर सकते हैं। तो द थिंग इज वी कैन ओनली कंट्रोल द फोर्थ पार्ट ऑफ द माइंड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा कि नहीं हम ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, रियल लाइफ एग्जांपल समझने की कोशिश करो। भाई हमें बताया कि ए पार्ट ऑफ द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द स्टिमुलस। तो द थिंग इज अगर आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो तो इट इज समथिंग लाइक कि आप स्टिमुलस जो आ रही है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो। और स्टिमुलस को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि भाई हिमालय पे जाके बैठ जाओ। कहने का मतलब क्या है, भाई हिमालय पे जाके बैठ जाओगे तो आपको जो 5 सेंसेस से स्टिमुलस आ रही होगी वो आना बंद हो जाएगी। वो आना बंद हो जाएगी तो वहां पर बेसिकली आपने ए पार्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया। बट दैट इज नॉट द वे टू डील विद सिचुएशंस इन लाइफ। ये नहीं कि हम भाग करके कहीं ना कहीं जाकर के बैठ जाएं, तपस्या करने बैठ जाएं। दैट इज नॉट द वे टू डील विद लाइफ। तो हमें रहना इसी सोसाइटी में है और इसी सोसाइटी में रहना है तो 4 लोगों के बीच में जब बैठे हुए होंगे और अगर वो 4 लोग कुछ बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके कानों में आएगी ही सही, तो स्टिमुलस तो रिसीव होएगी ही सही। अगर इस सोसाइटी में रहोगे यहां पर तो कहीं ना कहीं स्टिमुलस तो आएगी ही सही। ए पार्ट ऑफ द माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस तरह से। वैसे बी पार्ट ऑफ द माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, सोच के देखो। दिमाग में आएगा आपके कि हाँ, एक बार के लिए आता है दिमाग में कि हाँ यार सर कर तो सकते हैं बी पार्ट ऑफ द माइंड को कंट्रोल, क्योंकि हम ओवर द टाइम हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा एनालिसिस क्या हो रहा है पर्टिकुलर स्टिमुलस का वो भी तो चेंज होगा। बिल्कुल ओवर द टाइम हम कंट्रोल कर सकते हैं बी पार्ट को। बट मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि क्या ऑन स्पॉट अगर कोई स्टिमुलस आई तो क्या आप बी पार्ट ऑफ द माइंड को कंट्रोल कर पाओगे? नहीं। वो जो भी स्टिमुलस आई है दैट बेस्ड ऑन योर पास्ट मेमोरीज एक्सपीरियंसेस वो प्रोसेस हो जाएगी। आप ऑन स्पॉट कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं यहां पे समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक चीज पढ़ी अभी न्यूज़पेपर में आज सुबह अभी एक चीज पढ़ी फॉर एग्जांपल कि दिल्ली में लंग इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा फैल रहे हैं और लंग इन्फेक्शंस फैलने की वजह से और जो कोरोना वाली चीज है वापस से बढ़नी चालू हुई है, एकदम से वापस से बढ़नी चालू हुई है। लंग इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। अब वो 2 कारण की वजह से हो सकता था। पहले भी लंग इन्फेक्शंस होते थे लोगों को बट वो पॉल्यूशन के कारण हो रहे थे, बट आजकल कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा लंग इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। ये मैंने एक न्यूज पढ़ी आज मॉर्निंग में। और मान लो कि आज रात को ही मैं किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूं एंड द पर्सन सेज कि अरे यार हाँ हमारे को एक यहां पे पड़ोसी हैं उनको लंग इन्फेक्शन हो गया। जैसे ही वो ऐसा कुछ बोलेगा तो मेरे दिमाग में तुरंत एक इमेज आएगी, तुरंत मेरे दिमाग में एक थॉट आएगा कि अच्छा हो सकता है शायद उनको भी कोरोना हुआ हो। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में उस तरह की कुछ न्यूज पढ़ी थी। तो वापस से मेरा दिमाग उस पर्टिकुलर प्रीवियस मेमोरी के बेसिस पे इस चीज को लिंक कर देगा, तुरंत लिंक कर देगा। वो थॉट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो थॉट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो एट द मोमेंट कोई कंट्रोल नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में कोई कंट्रोल नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बी पार्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओवर द टाइम वी कैन शेप आवर माइंड बट एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट मोमेंट हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता बी पार्ट पे भी। तो ना ए पार्ट पे कंट्रोल है ना बी पार्ट पे कंट्रोल है। सी पार्ट पे तो ये जो थोड़ा बहुत बी पर है वो तो सी पार्ट पे तो बिल्कुल ही नहीं है। सी पार्ट को तो ना आप पहले ना बाद में कभी कंट्रोल कर सकते बिकॉज
वो तो सेंसेशंस जनरेट करने का काम कर रहा है माय फ्रेंड, एंड सेंसेशंस जो जनरेट कर रहा है दैट इज अ इनवॉलंटरी प्रोसेस। इनवॉलंटरी प्रोसेसेस बायोलॉजी में 9th-10th क्लास में आपने हो सकता है पढ़ा हो। इनवॉलंटरी प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। इनफैक्ट 95% ऑफ द बॉडी में जो आपके प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, डाइजेशन से लेकर के इन द सेंस जो भी मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में चल रहे हैं, जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो 95% आपके कंट्रोल में होते ही नहीं है। आपके कंट्रोल में दे दिए तो हो सकता है बिगड़ जाएंगे। द थिंग इज 95% ऑफ द प्रोसेस हमारे कंट्रोल में होते ही नहीं है। तो इट इज समथिंग सिमिलर कि अगर स्टिमुलस आई है तो ए पार्ट रिसीव करके सी पार्ट उसको बी पार्ट एनालाइज करके सी पार्ट उसको सेंसेशंस जनरेट करेगा ही करेगा। तो स्टिमुलस आई तो सेंसेशंस जनरेट होंगी ही होंगी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इनवॉलंटरी प्रोसेस है वो एक। तो भाई ना ए पार्ट पे कंट्रोल है, ना बी पर है, ना सी पर है, तो हमारा कंट्रोल है किस चीज पर? हम केवल और केवल डी पार्ट ऑफ द माइंड, दैट इज कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर जनरेटिंग अ रिएक्शन और अ रिस्पॉन्स, केवल हम उसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए याद करो, जब मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था तो उसमें 3 अलग अलग केस बनाए थे कि अच्छा सामने वाले पर्सन ने मुझे कुछ अब्यूजिव बोला तो मैंने भी कुछ अब्यूजिव बोल दिया, तो केस 1, केस 2 कि मैंने जाके थप्पड़ मार दिया, बहुत ही गुस्सा आ गया, क्योंकि केस 3 कि अच्छा मैंने अपने सेंसेशंस को ऑब्जर्व किया, जो अपन स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे बात भी करेंगे। तो समझो उस चीज को, वहां केस बन रहे थे, क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है, वो हमारे कंट्रोल में है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम किस तरह का रिएक्शन या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब किस तरह का रिएक्शन रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो कंट्रोल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। द थिंग इज, अगर आपका 4th पार्ट पे कंट्रोल खो रहा है तो आपको एक चीज अपने नेचर में नोटिस करने को मिलेगी कि आप चीजें बोल तो देते होंगे, बट उसके 5-10 मिनट बाद ही आपको रिग्रेट होता होगा कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। ये मेरे साथ भी पहले बहुत होता था कि मैं चीजें बोल देता था, या किसी को कुछ बोल देता था, या किसी को कुछ भी कॉन्वर्सेशन में मैं कुछ निकल जाता था मेरे मुंह से, फिर 10-15 मिनट बाद मेरे को उस चीज का रिग्रेट होता था कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा अच्छे से बात करनी चाहिए थी, या फिर यार ये गलत बोल दिया, ऐसा कुछ होता था। बिकॉज पहले तो बिना सोचे समझे वहां पर बोल दिया, ऑब्जर्व ही नहीं करी अपनी सेंसेशंस को, जस्ट रिएक्ट कर दिया बिना ऑब्जर्व किए, रिएक्शन दे दिया उस चीज पर, ऑब्जर्व ही नहीं किया कि एक्चुअल में सेंसेशंस कैसी हो रही। तो अगर आपके 4th पार्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आपको ये वाली प्रॉब्लम काफी फेस होती होगी कि आप बोल देते होंगे, फिर कुछ टाइम बाद आपको उसका रिग्रेट होता होगा कि यार ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है माय फ्रेंड, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझो कि 4th पार्ट पे आपका कंट्रोल अभी धीरे धीरे छूट रहा है। तो यहां पर 4th पार्ट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4th पार्ट ऑफ माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, ये किस हद तक जा सकता है, मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक केस स्टडी के थ्रू इसको समझ सकते हैं हम कि अच्छा अगर 4th पार्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो ये किस हद तक जा सकता है, किस एक्सटेंट तक जा सकता है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ध्यान से समझें। आजकल अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो रेप केसेस हैं वो टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? थोड़ा सा इसको बारीकी से अगर स्टडी करने की कोशिश करोगे तो ये चीज समझ में आएगी आपको यहां पर कि आज के टाइम पर हर तरह का बी ग्रेड या सी ग्रेड कंटेंट जिसको मैं बोलूंगा वो अवेलेबल है हर एक इंसान को, क्योंकि इंटरनेट और मोबाइल हर इंसान के हाथ में आ गया है। तो हर एक इंसान के पास वो बी ग्रेड और सी ग्रेड कंटेंट अवेलेबल है और वो देख भी रहा है उस चीज को। एंड व्हेन द पीपल आर वॉचिंग सच कंटेंट, तो होता क्या है वहां पे, बारीकी समझने की कोशिश करो। जब वो मोबाइल पे देख रहे हैं तो मोबाइल पे देखने में तो वहां पर उनको वो स्टिमुलस, वो उनका 6th सेंस में वो चीज घूम रही है, एंड दे आर फीलिंग सम सेंसेशंस जो उनको अच्छी लग रही हैं। मे बी प्लेजर आ रहा है या जो भी आ रहा है जिसकी वजह से उनको अच्छा लग रहा है, वो सेंसेशंस अच्छी लग रही हैं उनको देखने पर। अब यहां पर जस्ट उल्टा हो गया है माय फ्रेंड, समझना उस चीज को। अपन ने लास्ट जो एक एग्जांपल डिस्कस किया था अट्रैक्शन वाला कि अच्छा मैं मार्केट में कहीं गया हूं या फिर किसी वेडिंग में गया हूं एंड अटेंड कर रहा हूं एंड आई फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन। जब मैं उनसे मिला तो जब वो मिल रहा था तब कुछ 3 से 4 सेंसेस एक साथ एक्साइट हो रहे थे, और जब मैं घर पे बैठ करके उस इंसान के बारे में सोच रहा था तब मेरा 6th सेंस एक्साइट हो रहा था। तो वहां पर इसी एग्जाम्पल का जस्ट उल्टा कर दो। अब क्या हो रहा है, अब पहले मैंने कुछ मोबाइल में देखा, तो उस इंसान ने जब उस मोबाइल में देखा तो हुआ क्या, वहां पर उसका 6th सेंस एक्साइट हुआ और वहां से कुछ स्टिमुलस गई और उसको पसंद आई, अच्छी लगी, वो जो सेंसेशंस थी वो अच्छी लगी उसको। अब हो क्या रहा है, जब वो बाहर निकल के जाता है और उस इंसान को अगर अपने 4th पार्ट पे कंट्रोल नहीं है तो यहां ये होगा
कि जब वो एक्चुअल में किसी इंसान को देखेगा, XYZ फीमेल को देखेगा, तो वहाँ पर वही सेम सेंसेशंस उसको वापस से होंगी, बट इस बार 3 से 4 गुना इंटेंस होंगी, बिकॉज इस बार रियलिटी में हो रही हैं। पहले तो केवल मोबाइल में देखा था, अब रियलिटी में हो रही हैं। जब रियलिटी में हो रही हैं तो वो 3 से 4 सेंसेस एक साथ एक्साइट होकर के इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर सी पार्ट ने जो सेंसेशंस करी, उसके बाद डी पार्ट पे उसका कंट्रोल नहीं है, तो वहां पर वो कुछ ऐसा कर देगा, मतलब वो बोला भी नहीं जाता, वैसी चीज़ें होती है फिर वहाँ पे। तो थिंग इज, समझें इस चीज़ को कि फोर्थ पार्ट पे आज की टाइम में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरे को, मैं बोल तो देता हूं बट बाद में मेरे को रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस बात को समझो कि फोर्थ पार्ट पे अभी अभी आपका कंट्रोल नहीं है। तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे कंट्रोल करें, फिर कैसे कंट्रोल करना है वो बताओ। तो कंट्रोल कैसे करना है ये भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू ही सीखेंगे, बट डे 3 डे 4 तक जाते जाते सीखेंगे। तो इसको एक बार के लिए अपन साइड में रखते हैं, बस इतना समझते हुए रखते हैं कि अच्छा, हमारा ये जो 4 पार्ट ऑफ द माइंड है, इनमें से हम पहले 3 को ऑन स्पॉट रियल टाइम में प्रेजेंट मोमेंट में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, केवल हम फोर्थ पार्ट ऑफ द माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम रिएक्शंस ज्यादा दे रहे होंगे। एक लाइन आपने सुनी होगी, आजकल काफी चल रही है कि मैं रिएक्ट कर देता हूं, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। इसका बेटर वर्जन ये है मेरे हिसाब से कि आप रिएक्ट कर देते हो, आप ऑब्जर्व नहीं करते। मेरा कहना यह है कि आप ऑब्जर्व करो अपनी सेंसेशंस को, और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ इम्पर्मानेंस, जो अपन ने केस 3 की बात भी करी थी कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हम यही बात कर रहे होते हैं। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट। कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, किस तरह से इसमें मास्टर करना है, वो आगे जाते जाते बात करेंगे अभी। बट द थिंग इज, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि अगर ऐसा कुछ है, फोर्थ पार्ट पे कंट्रोल नहीं है, तो इसको बस अभी अभी अपने अवेयरनेस में लेकर के आओ एंड अभी के लिए साइड में रख दो। एक क्वेश्चन आया था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था लास्ट जो सेशन लिया उसके बाद से, कि सर ये जो आपने बोला था कि ये जो सेंसेशंस हैं खत्म हो जाती हैं, लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करती हैं, जो भी आया है इस दुनिया में बर्थ लेगा, एक पीक पे जाएगा, खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो ये जो सेंसेशंस होती हैं, तो क्या सर जो सच्चे प्यार की फीलिंग होती है, सर क्या ये भी खत्म हो जाती है क्या टाइम के साथ? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सर ये जो ट्रू लव की फीलिंग होती है भी खत्म हो जाती है क्या? तो पहली चीज तो आई वुड से कि ये ट्रू लव क्या है ये हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में। मैं डे 3 या डे 4 के एंड तक जाते जाते ट्रू लव की एक्चुअल सही में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू लव ये समझाऊंगा वहां पे। पहले वो समझाने के बाद आई विल बी टेलिंग यू कि हाँ क्या वो खत्म होती है नहीं होती। बट अभी के लिए एक आंसर मैं एक छोटा सा आपको दे रहा हूं वहां पे, ताकि आपको क्लैरिटी आएगी हल्की सी। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे, इनफैक्ट 99% ऑफ द लोग जो इन द सेंस रोमांटिक सेंसेशंस होती हैं रिलेशनशिप में, जो रोमांटिक सेंसेशंस होती हैं, उन रोमांटिक सेंसेशंस को ही ट्रू लव मान के बैठ जाते हैं। तो ये जो रोमांटिक सेंसेशंस होती हैं ये माय फ्रेंड खत्म हो जाती हैं एक टाइम के बाद। हो सकता है कि आज से 2 महीने पहले आप रोमांटिकली जिसके साथ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, ये जो अट्रैक्शन वाली आपको फीलिंग आ रही हो, वो 2 महीने बाद ना आए। वो रोमांटिक सेंसेशंस भी लॉ ऑफ इम्परमानेंस को फॉलो करती हैं। बट क्या वो ट्रू लव है? रोमांटिक वाली जो सेंसेशंस आ रही हैं, रोमांटिक फीलिंग जो आ रही हैं, वो ट्रू लव है? नहीं, वो ट्रू लव नहीं है। तो ट्रू लव एक्चुअल में क्या है उसको अपन डे 3 के एंड तक डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा अपने को पेशेंटली काम करना पड़ेगा और आगे जाते हुए सीखेंगे उस चीज को। तो बट ध्यान रखना कि जो रोमांटिक सेंसेशंस होती हैं भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए कई लोगों को ये दिक्कत भी आती है। कई लोगों को क्या दिक्कत आती है, कई लोग आते भी मेरे पास कि सर पहले तो मेरे साथ ऐसे बात करता था, वैसे बात करता था, अब तो वो ऐसा कुछ करता ही नहीं है। पहले गिफ्ट्स ला के देता था, ये करता था, वो करता था, अब तो कुछ करता ही नहीं। कि पहले तो सर इतना वो करता था। तो थिंग इज, ये वो करती थी, वो मैं क्या बोलते हैं, मेरे लिए करती थी, वो करती थी, अब नहीं करती। थिंग इज, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 महीने पहले जिस तरह की आपको सेंसेशंस हो रही थी वो आज नहीं होंगी। और अगर आप उसको पकड़ के बैठने की कोशिश करोगे तो वहां पे दुख दर्द कष्ट आना ही है। वो रिलेशनशिप्स में दुख दर्द कष्ट आने का वन ऑफ द मेन रीजंस होता है। तो समझो उस चीज को यहां पर कि रोमांटिक जो सेंसेशंस होती हैं वो भी ओवर द टाइम खत्म होंगी, वो भी परमानेंट नहीं है।
ट्रू लव क्या होता है उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। ये क्वेश्चन आया था, वो मेरे को एड्रेस करना था आज के सेशन को बिगिन करने से पहले। तो आज के सेशन में मेजरली हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, एक बार देख लेते हैं अपन उस चीज को। तो आज जो हम बात करेंगे दैट इज बेसिक स्टेप्स टू एनहांस कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस। डे 2 में जो हम बात करने जा रहे हैं बेसिक स्टेप्स टू एनहांस कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस, की किस तरह से कुछ हम बेसिक स्टेप्स हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर के आ सकते हैं जिससे हमारा इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़े, माइंड स्ट्रांग बने। साथ ही साथ में हम इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, ये सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन में बात करेंगे। और थर्ड पार्ट ऑफ द सेशन में एंड करेंगे हम इस डे 2 को विद अ डिस्कशन ऑफ गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल इज अ मेथड कि हाउ टू थिंक प्रॉपर्ली, सोचने का सही तरीका क्या होता है, वो गोल्डन सर्कल हमें सिखाता है। तो इसके बारे में हम इस तरह से इस डे 2 को इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिक स्टेप्स टू एनहांस कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस, जिसमें मैं बात करूंगा हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। अब ये इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में मेजरली हम बात कर रहे होंगे। 2 पिलर्स हैं, मतलब बेसिकली अगर देखोगे तो 2 चीजें होती हैं, 2 मेजर ब्रॉड, हम ऐसा कर सकते हैं बाइफर्केशन कर रखा है मैंने यहां पे। एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर 4 पिलर्स आते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपने आप में अलग डिस्कशन है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन में नेक्स्ट वाले पार्ट में करूंगा। अभी एक बार के लिए अपन इंटरनल एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं, जिसके जो 4 पिलर्स हैं वो क्या क्या हैं, बहुत ध्यान से समझें इसको। और अगर हमने इन चारों पिलर्स का ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं हम इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाएंगे। कुल मिलाकर के क्यों नहीं रह पाएंगे, इसको भी अभी जैसे जैसे अपन डिस्कशन करते जाते हैं आपको समझ में आता जाएगा। तो क्या है ये 4 पिलर्स इस इंटरनल एनवायरनमेंट के। तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है हमारा, इसके जो 4 पिलर्स होते हैं वो होते हैं फूड इंटेक, वाटर इंटेक, स्लीप एंड एक्सरसाइज। फूड इंटेक, वाटर इंटेक, स्लीप एंड एक्सरसाइज, ये 4 पिलर्स हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जो आते हैं। अब इंटरनल एनवायरनमेंट के जो 4 पिलर्स हैं इनमें से आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मेजरली 2 पिलर्स के बारे में तो काफी अवेयरनेस लोगों के अंदर आ रही है। कौन से 2 पिलर्स सर? जनरली मैंने ऐसा देखा है कि फूड इंटेक के बारे में और साथ ही साथ में एक्सरसाइज के बारे में पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर कि नहीं, हमारे लिए एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है और सही खाना खाना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों में काफी बढ़ रही है। बट मैं यहां पर इन दोनों के तो एग्जाम्पल लूंगा और बाकी दोनों जो पिलर्स हैं जो काफी ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, दैट इज वाटर इनटेक एंड स्लीप, इसको डीप में डिस्कस करूंगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि जब मैं ये वाला पार्ट चालू कर रहा होता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा यार ये तो वही ज्ञान देने वाला है, इसको स्किप करो, चलो आगे बढ़ो, कि वही वाला ज्ञान मिलेगा कि अच्छा नहीं, अच्छे सही अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, फलाना ढिमकाना, इस तरह का ज्ञान मिलेगा। नहीं माय फ्रेंड, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। मैं जो किताबी या फिर गूगल पे लिखी हुई बातें हैं केवल वही शेयर नहीं करने वाला हूं यहां पर। जो मॉडर्न साइंस से सीखी हुई चीजें हैं केवल वही शेयर नहीं करने वाला हूं। द थिंग इज, मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखा है कि अच्छा मैं अगर रात को लेट सो रहा हूं, अगर इतने बजे सो रहा हूं तो किस तरह की मेरे को मॉर्निंग में सेंसेशंस हो रही हैं, अगर कम पानी पी रहा हूं, ज्यादा पानी पी रहा हूं तो किस तरह की सेंसेशंस हो रही हैं। ये सारी चीजें मैंने अपने ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट करके देखी है ओवर द टाइम, और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखने के बाद जिस तरह की मुझे सेंसेशंस हो रही थी थ्रू आउट द बॉडी, उसके बेसिस पे फिर मैंने मॉडर्न साइंस से उसके आंसर्स को ढूंढ कर सपोर्ट करते हुए आपको वो चीज मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो थिंग इज, दिस इज नॉट समथिंग जो कोई किताबी ज्ञान है, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, आपको समझ में भी आ जाएगा वो जैसे मैं बताऊंगा कि वो किताबी ज्ञान नहीं है। तो बहुत ध्यान से उसको समझते हुए चलना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले जो वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड चीज है इंटरनल एनवायरनमेंट की, दैट इज आर वाटर इनटेक। सबसे पहले हम वाटर इनटेक के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका हमने ध्यान नहीं रखा तो किस तरह से हमारे इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी आती है, इमोशनली भी हम वीक बनते हैं, माइंड से रिलेटेड भी माइंड भी हमारा वीक हो जाता है, माइंड की पावर्स भी वीक हो जाती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको समझने की कोशिश करो बहुत ध्यान से। अब यहां पर बात करने जा रहे हैं हम वाटर इनटेक की। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे सामने स्विच बोर्ड लगा हुआ है मेरे, अगर मैं स्विच बोर्ड में अगर स्विच को ऑन करता हूं तो यहां ऊपर जो पंखा है वो चलने लग जाएगा, जो फैन है वो चलने लग जाएगा। क्यों चल पा रहा है? बिकॉज अंदर वायर्स बिछे हुए हैं, कॉपर के वायर्स बिछे हुए हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इस स्विच से उस फैन तक लेकर के जा रहे हैं, इसकी वजह से वो चल रहा है। सिमिलरली अगर मान लो कि मेरे पास यहां पर कोई एक गर्म ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने टच किया, तो इसको अगर मैं गर्म ऑब्जेक्ट को टच करूंगा तो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर मेरी तुरंत फिंगर पीछे जाएगी, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। क्यों होगा? बिकॉज यहां टिप ऑफ द फिंगर में मेरे न्यूरॉन सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं।
वो जो नर्व एंडिंग्स हैं वो बेसिकली मेरे माइंड तक जाती हैं और माइंड मेरा प्रोसेस करता है उस डेटा को और वापस से एक सिग्नल भेजता है कि नहीं भाई हाथ हटा, हाथ जल जाएगा नहीं तो तेरा। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है, क्योंकि वो जो नर्व इंपल्स ट्रैवल करती है वो भी एक तरह की इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है आपकी बॉडी में भी। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर आपकी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है तो लॉजिकली सोच के देखो भाई, हमारी बॉडी में ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुल मिलाकर के ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी बॉडी में तार बिछे हुए, वायर्स बिछे हुए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो अगर हमारी बॉडी में वायर्स नहीं बिछे हुए हैं तो हमारी बॉडी में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा कैसे पा रही है? सोचने वाली बात है। हमारी बॉडी में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसलिए जा पाती है माय फ्रेंड, बिकॉज हमारी बॉडी इज 72 से 75% वाटर। और जब हम जो सॉल्ट्स खा रहे होते हैं, जो नमक वगैरह खा रहे हैं, सॉल्ट्स वगैरह खा रहे हैं, वो जब मिलता है इस पानी के साथ तो जो आयंस बनते हैं ये बेसिकली कंडक्शन का एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं और वहां पर वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस कंडक्ट होकर के हमारे माइंड तक जा पाती है। सर ये सब क्या पढ़ाने लग गए आप, कहां टेक्निकल चीजों पे आ गए? बात को समझो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिंक हो रही है। अब अगर आपकी बॉडी 72 से 75% वाटर है और अगर आपने 3-4 घंटे पानी नहीं पिया, 3-4 घंटे भी छोड़ो, अगर आपने 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी पानी नहीं पिया है तो 3 घंटे अगर लगातार आपने पानी नहीं पिया तो होगा क्या वहां पे? आपकी बॉडी अगर 1% या 2% भी डिहाइड्रेट हो गई है तो वहां पर यह होने वाला है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, तो वहां पर यह होने वाला है कि 1-2% भी अगर डिहाइड्रेट हो गई है तो आपके सेल्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, वो कंडक्टिंग मीडियम पानी था, पानी खत्म हो गया, सेल्स आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आपको अधूरी अधूरी सी फीलिंग आएगी। और ये जो अधूरी अधूरी सी फीलिंग आती है, ये अधूरी अधूरी सी फीलिंग कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एंड दे फील कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही, फलानी का ना, उससे कंफ्यूज कर जाते हैं। समझो उस चीज को, वो स्ट्रेस एंग्जाइटी एक्चुअल में माइंड या साइकोलॉजिकल नहीं है, दैट इज बिकॉज आप पानी नहीं पी रहे हो। एक और चीज आप फील करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कभी इसको एक्सपेरिमेंटली करके भी देख सकते हो, मैंने करके देखा है। अगर आप जो कुकुम्बर होता है, खीरा ककड़ी होती है, उस खीरा ककड़ी को क्या करो, धूप में रख दो, दिन भर धूप में पड़े रहने दो या 2-3 घंटे भी धूप में पड़े रहने दो, उसमें रिंकल्स पड़ जाएंगे, श्रिंक कर जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो हमारी बॉडी भी, अगर आप पानी खत्म होएगा, पानी हमारे डिहाइड्रेट कर रहे हो अपनी बॉडी को, तो वो श्रिंक करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है, माइंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। पानी खत्म हो रहा है ना कुल मिलाकर के। तो थिंग इज, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 75% वाटर अपनी बॉडी में, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपको खिंचाव फील होगा। अगर बॉडी स्ट्रेस में रहेगी, खिंचाव फील करेगी, तो माइंड भी स्ट्रेस में चला जाएगा। क्यों? बिकॉज आवर माइंड एंड बॉडी इज कंप्लीटली लिंक्ड टू ईच अदर। याद करो, अपन ने पिछले सेशन में ये बात कर ली है ऑलरेडी कि आवर माइंड एंड बॉडी इज कंप्लीटली लिंक्ड टू ईच अदर। हमने एक्टिविटी के थ्रू सीखा है उस चीज को, और पत्थर की लकीर है ये कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक साथ लिंक्ड पड़ी हुई है। तो थिंग इज, अगर आपने पानी वहां पे टाइम टू टाइम नहीं पिया तो आपको स्ट्रेसफुल फील होगा, आपको खिंचाव फील होगा, आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी तो आपका माइंड भी स्ट्रेस में जाएगा। और वो किसी XYZ टेस्ट पेपर की वजह से, या प्रेशर या लोड है आपका किसी एग्जाम की वजह से, या कोई काम आपको डेडलाइन कंप्लीट करनी, कोई प्रेजेंटेशन देना है, उसकी वजह से नहीं रहेगा। वो सिंपली बस इसलिए रहेगा कि आपने पानी नहीं पिया है। एंड हम उसको कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार। समझो उस चीज को। तो टाइम टू टाइम, खास करके गर्मियों के मौसम में, 1-1 गिलास, 1.5 गिलास पानी हर घंटे पीते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने साथ अपनी बॉटल रखता हूँ कि भाई पानी पीते रहना है कुल मिला करके, तो बॉटल साथ में रहती है मेरे हमेशा। आप कहीं भी देख लेना, मैं कहीं भी घूमने में जाता हूँ तो ये बॉटल, एक बॉटल मेरे साथ हमेशा साथ में रहती है। पानी की बॉटल साथ में अपने रखो और पानी साथ साथ पीते रहो। अगर आपको इनिशियली ऐसा समझ में नहीं आता है तो रिमाइंडर लगा करके पियो। आजकल जो स्मार्ट वॉचेस वगैरह आ गई हैं उसमें रिमाइंडर्स भी आते हैं कि हर घंटे वो रिमाइंड करवा देगा आपको, एक बार बज कर देगा इस तरह से कि रिमाइंड करवा देगा। तो वो करो, जो करना है करो, बट ध्यान रखो इस चीज का। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर वाटर इनटेक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड भी है। ये हो गया वाटर इनटेक की बात। नेक्स्ट पिलर पे चलते हैं। वाटर इनटेक के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट नेग्लेक्टेड पिलर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट है वो है हमारी स्लीप। और खास करके जब से ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर आया था और ये ऑनलाइन पढ़ाई करने वाला कल्चर आया था, उसके बाद से तो भैया लोगों ने जो अपनी स्लीप साइकिल का और इन जनरल बायोलॉजिकल क्लॉक की जो बैंड बजाई, हद ही नहीं है उसकी। तो मतलब लिटरली बैंड बजा के रख दी लोगों ने।
तो द थिंग इज, इसको समझें, इसको बहुत ध्यान समझें कि ये नेग्लेक्ट करने से, अगर हम स्लीप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी इमोशनल हेल्थ पे किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है, हमारे माइंड पे किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है, हम स्ट्रेस में क्यों जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझो। मेनली जो इमोशनल साइड से लिंक्ड हार्मोन्स हैं, वो दो हार्मोन्स के बारे में यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं। एक्चुअली में तो काफी सारे हार्मोन्स जो हैं वो स्लीप को रेगुलेट कर रहे होते हैं, मगर मेनली मैं यहां पे दो के बारे में बात करूंगा, जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने अगर प्रॉपर स्लीप साइकिल्स अगर मेंटेन नहीं करी तो उसकी वजह से कितना ज्यादा हमारी लाइफ में दुख दर्द कष्ट आ सकते हैं, एक्चुअल में स्ट्रेस आ सकता है। तो थिंग इज, इसको समझने की कोशिश करें इस तरह से कि स्लीप इज मेजरली, जो इमोशनल साइड है वो रेगुलेट जो हमारी हो रही होती है वो दो हार्मोन्स के कारण हो रही होती है। दैट इज, पहला इज मेलाटोनिन। पहला मैं बात करने जा रहा हूं मेलाटोनिन हार्मोन के का क्या रोल है यहां पर। तो मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसका मेन जो इन द सेंस पहला फंक्शन होता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन इज टू बिल्ड इम्यूनिटी बिल्ड करने का काम करता है वो। And secondary function of the melatonin is to bring down the levels of cortisol. Cortisol जो होता है वो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो आपकी बॉडी में कुछ नेचुरल स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन करता है। सर ये नेचुरल स्ट्रेस लेवल्स क्या होते हैं? देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी ये यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो थिंग इज मेरी बॉडी में कुछ नेचुरल स्ट्रेस लेवल्स होंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं ऐसे ढीला हो जाऊंगा, ऐसे ढीला पड़ जाऊंगा एकदम। तो कुछ नेचुरल स्ट्रेस लेवल्स हमारी बॉडी में मेंटेन रहते हैं और कुछ एक पर्टिकुलर लेवल तक कॉर्टिसोल ठीक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए। बट अगर ये जो नेचुरल स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन्ड हैं ये रात को कम ना हो, जब वापस हम सो रहे हैं रात को कम ना हो, तो हमारी बॉडी कंटिन्यूसली एक स्ट्रेस में रहेगी, स्ट्रेस्ड स्टेट में रहेगी। और मेलाटोनिन का जो सेकेंडरी फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन तो अभी भी बताया मैंने आपको, क्या बताया? प्राइमरी फंक्शन इज टू बिल्ड इम्यूनिटी बिल्ड करने का काम करता है। सेकेंडरी फंक्शन जो होता है मेलाटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट, वो यही होता है कि कॉर्टिसोल के लेवल्स को, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है उसके लेवल्स को ये नीचे लेकर के आता है जब हम रात को सोते हैं, तब ये तभी निकलता है मेलाटोनिन एक्चुअल में, तभी हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, इसके लेवल्स को नीचे लेकर के आता है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स को नीचे लेकर के आना? सोते वक्त भी स्ट्रेस में सो जाएंगे, क्या दिक्कत? समझो बात को, अगर आपकी बॉडी 24/7 इस तरह से स्ट्रेस में रहेगी, किसी भी चीज को अगर 24/7 स्ट्रेस में रखोगे ना तो बहुत जल्दी फेल होएगी, टूटेगी, बहुत जल्दी खत्म होएगी, बॉडी ब्रेक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहीं अगर आपने इसको 16 आवर्स स्ट्रेस में रखा, फिर 8 आवर्स का यहां पे रेस्ट दे दिया, फिर 16 आवर्स स्ट्रेस में रखा, फिर 8 आवर्स का रेस्ट दे दिया, फिर 16 आवर्स स्ट्रेस में रखा, फिर 8 आवर्स का रेस्ट दे दिया, लंबी चलेगी बॉडी, बहुत लंबी चलेगी। आप कंटिन्यूसली अगर इसको स्ट्रेस में रखोगे तो बहुत जल्दी फटीग आएगा, फेलियर आएगा, बॉडी वहां पर खराब हो जाएगी। तो द थिंग इज, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज समझना कि मेलाटोनिन रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। अगर मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, मान लो आप रात को सोए और आपकी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज नहीं हुआ, तो आपको सुबह कैसा फील होगा? मैं हल्का सा एग्जांपल देता हूं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं आपको। सुबह थकान, मतलब इन द सेंस आपको ऐसा लगेगा, थकान तो नहीं, आपको ऐसा लगेगा आपका सर भारी हो रहा है, सर में हल्का स्ट्रेसफुल रहेगा, सर भारी भारी सा लगेगा, आपको लगेगा यार पता नहीं क्या है, इरिटेटेड रहोगे आप, थोड़ा इरिटेटेड फील करोगे मॉर्निंग में उठने के बाद। तो उसका मेन रीजन क्या है इरिटेटेड फील करने का? ये नहीं है कि रात को बहुत ज्यादा काम था, बॉस ने ये कह दिया था, या फिर किसी से घर पे झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गया था, इसकी वजह से इरिटेटेड फील कर रहे हो। मेन रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपकी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज नहीं हुआ है। मेलाटोनिन अगर रिलीज नहीं होगा तो सुबह आप स्ट्रेस्ड फील करते हुए ही उठोगे, आपका सर भारी रहेगा, सर में हल्का भारीपन रहेगा। तो सर फिर कैसे बताओ? एक क्वेश्चन आता दिमाग में उसके बाद कि सर बताइए फिर कि किस तरह से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में मेलाटोनिन तो रिलीज हो ही हो। तो भाई कैसे इंश्योर करें मेलाटोनिन रिलीज हो इसे? तो मेलाटोनिन हमारी बॉडी में दो कंडीशंस है माय फ्रेंड, बहुत ध्यान से समझना। दो कंडीशंस है, अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी हमारी बॉडी में नेचुरली मेलाटोनिन रिलीज होता है। क्या दो कंडीशंस हैं जी? पहली कंडीशन कि भाई ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये रात के अंधेरे में, मतलब इन द सेंस डार्कनेस अगर होगी, कंप्लीट डार्कनेस होगी, तो ही हमारी बॉडी में ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी रात को सोने से जस्ट पहले आदत पड़ी हुई है कि भाई मोबाइल देख करके सोते हो, या लैपटॉप पे कुछ देखते हुए सो जाते हो, या फिर कंटिन्यूसली कुछ स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते देखते सोने की आदत पड़ी हुई है, तो आप अपनी आंखों को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट कर रहे हो।
आपकी आंखों को कंटिन्यूसली एक सिग्नल भेज रहे हो कि नहीं भाई अभी अंधेरा नहीं है, रात नहीं हुई है, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन चालू मत करो। तो आपकी बॉडी को इस तरह का अगर सिग्नल मिल रहा होगा तो बेसिकली वहां पर आपकी बॉडी मेलाटोनिन का प्रोडक्शन चालू नहीं करेगी। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन उस रात को रिलीज नहीं होगा और उसकी वजह से सुबह आपको स्ट्रेसफुल फील होगा। और ऑब्वियस चीज़ है, अगर बॉडी स्ट्रेस में रहेगी तो माइंड तो स्ट्रेस में रहेगा। कॉर्टिसोल के लेवल्स हाई हैं भाई बॉडी में, कुल मिलाकर के स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स हाई हैं, समझो। तो क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है? कम से कम भी नहीं तो 45 मिनट पहले, 45 मिनट्स पहले जितने भी ये जो हाई इंटेंसिटी या आर्टिफिशियल लाइट के सोर्सेज हैं इनको अपने से दूर रख देना होता है सोने जाने से पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं भी जब सोने जा रहा होता हूं तो कोशिश तो मेरी ये रहती है 45 मिनट पहले, मगर फिर भी कम से कम नहीं तो आधा घंटा पहले तो मैं भी वहां पर अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल करके, डीएनडी पे डाल करके साइड में रख देता हूं। आई डोंट यूज माई मोबाइल फोन्स या कुछ भी। और लाइट को भी मैं अपने कमरे में मैंने 0 वाट का बल्ब लगा रखा है, वो 0 वाट का बल्ब जला के रखता हूं अगर मेरे को कुछ जला के रखना भी है तो, अदरवाइज कंप्लीट अंधेरा कर देता हूं मैं लास्ट के आधे घंटे में। एंड आई एम जस्ट एनालाइजिंग अबाउट कि अच्छा आज मैंने दिन भर में क्या किया और मेरे को कल क्या करना है, मैं वो अपने दिमाग में प्रोग्राम कर रहा होता हूं अपने माइंड को। या कई बार कुछ सॉफ्ट सॉन्ग्स या कुछ भजन सुन रहा होता हूं, या फिर कई बार ऐसा होता है तो कुछ क्या बोलते हैं किसी का कोई पॉडकास्ट सुनना है तो ऐसा कुछ कर लेता हूं। बट उस आखिरी के आधे घंटे में मैं अपने आप को स्टिमुलेट नहीं कर रहा होता किसी भी तरह के लाइट सोर्स से। समझें उस चीज को, ये अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा आपकी बॉडी में और आपको स्ट्रेसफुल सुबह फील होगा। ऐसे ही बहुत नेचुरल है, बहुत ही मतलब इन द सेंस बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है लाइफ की। समझें उस चीज को, तो ये चीज इंश्योर करें। अच्छा ये तो होगी पहली कंडीशन मेलाटोनिन रिलीज होने की, भाई यहां डार्कनेस चाहिए, अंधेरा नहीं होगा तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, ये मेलाटोनिन हमारी बॉडी में रात को 10 से 1 के बीच में बनता है। ये सर ये 10 से 1 का क्या फंडा है भाई? 10 से 1 का ये फंडा है कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह से सेट होती है कि सनसेट से 3 से 4 घंटे बाद, क्योंकि हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि रात के 10 बज रहे हैं या 1 बज रहे हैं, तो थिंक इज सनसेट से 3 से 4 घंटे बाद मेलाटोनिन का प्रोडक्शन चालू होता है और जनरली 10 से 1 के बीच में ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। तो जिन लोगों की आदत है रात को बहुत देर तक जागने की, फॉर एग्जाम्पल 2:30 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक जाग रहे हैं, 3:30 बजे तक जाग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मेलाटोनिन हार्मोन उनकी बॉडी में रिलीज नहीं होगा। और ये जनरली ऐसे लोग देखना, आप नोटिस करना, या तो आप खुद भी हो सकते हो या अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई लोग हैं तो वो जनरली इरिटेट बहुत जल्दी होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में कंटिन्यूसली स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन रह रहे हैं, हाई रह रहे हैं, तो उनको बहुत जल्दी इरिटेशन आएगा, वो पेशेंस लेवल बहुत जल्दी खोएंगे अपना। तो ये तो साइकोलॉजिकल चीजें हो गई, बट ये दे आर कंप्लीटली डायरेक्टली लिंक टू योर लाइफस्टाइल कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैंने बहुत देखी अपनी लाइफ में, इनफैक्ट मैंने अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करा, मतलब इन सेंस टेस्ट कर करके देख रखी है सारी चीजें। अगर मैं रात को बहुत जैसे फॉर एग्जांपल किसी वेडिंग में गया हूं, कोई वेडिंग अटेंड करने गया हूं, कोई पार्टी में गया हूं, और वहां पर क्या है कि जनरली क्या होता है इन जगहों पर वेडिंग्स वगैरह में बहुत ज्यादा हाई स्ट्रॉन्ग लाइटिंग कंडीशंस होती हैं। या फिर मैं रात को ड्राइव करके कहीं से आ रहा हूं, वापस से मान लो कहीं घूमने गया था, ड्राइव करके वापस से आ रहा हूं, तो 1-2 घंटा 3 घंटा मैंने रात को ड्राइव कर रखी है और सामने वाले कुछ बेवकूफ होते हैं जो हाई बीम पे चला रहे होते हैं, कुल मिला के सिटी में भी हाई बीम पे चला रहे होते हैं। तो थिंग इज वो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं एकदम, और आंखों में इतना ज्यादा हाई इंटेंसिटी लाइट जाती है। तो उसकी वजह से एक चीज होता है कि भाई रात को ढंग से नींद एक बार के लिए चलो आ भी गई तो अगले दिन सुबह सर हल्का भारी रहता है। वहां तो हम ये बोल देते हैं कि हाँ भाई कल रात को वेडिंग में गए थे, पार्टी में गए थे, इसकी वजह से आज सर भारी हो रहा है। वहां तो ये रीजन लोगों को समझ में आ जाती है और वो ब्लेम नहीं करते किसी चीज पे। बट यहीं अगर रात को मान लो किसी से झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद वो कमरे में जाकर बैठ गया, और कमरे में जाकर बैठ के मैं तो पिक्चर देख रहा हूँ, इसको बाहर में जान दो, ऐसे कैसे करके मैं पिक्चर देख लिया, पूरी रात पिक्चर देखी बैठ करके 2-3 बजे तक फॉर एग्जाम्पल, फिर सोए। अब मूवी देखते देखते सो गए, सुबह उठोगे तो मूड वैसे वापस से, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, उसकी वजह से स्ट्रेसफुल रहेगा माइंड। नाम किस पे जाएगा? यार वो उससे कल झगड़ा हुआ था ना, दिमाग खराब कर दिया था, दिमाग खराब कर दिया था, इसकी वजह से मेरा मूड खराब है। नाम लगा देंगे उस इंसान के ऊपर, बट एक्चुअल में तो तुमने लाइफस्टाइल सही नहीं फॉलो करी ना, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है ना। समझो उस चीज को। बहुत सारे लोगों को, मेरे अपने खुद के फ्रेंड्स को देखा है कि वो अपने बॉस को ब्लेम करते रहते हैं कि यार ये बॉस ये दिमाग खराब करता था, ये करता था, वो करता था। कई लोग नई टर्म निकाल रहे हैं आजकल, नई टर्म्स निकलती हैं बहुत सारी कि भाई मंडे ब्लूज। अरे तो भाई तू संडे को अगर टाइम पे नहीं सोएगा, अपनी लाइफस्टाइल सही फॉलो नहीं करेगा, बायोलॉजिकल क्लॉक सही से फॉलो नहीं करेगा, तो मंडे ब्लूज तो आएंगे ही सही ना।
उसमें बॉस की थोड़ा ना कोई गलती है, या उस जॉब प्रोफाइल की थोड़ा ना कुछ गलती है। मंडे ब्लूज तो आना बहुत ही नेचुरल सी चीज है, वहां पर आएंगे सही वो चीज, तो समझो उस चीज को। तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहा है इसलिए आ रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स। और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा हूं, तो मेरे को ये खुद ने भी बहुत किया है, तो काफ़ी अच्छे से लिंक कर सकता हूं। और जो भी स्टूडेंट्स होंगे काफ़ी अच्छे से लिंक कर पाएंगे उस बात को। स्टूडेंट्स की जनरली आदत होती है कि वो क्या करते हैं, रात को देर तक जग के पढ़ते हैं टेस्ट के। मतलब हम तो इंजीनियरिंग में हमने तो ये भी किया है कि हम पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ते थे और 2 दिन पहले उठाते थे कॉपी किताबें। कई बार तो कुछ सब्जेक्ट्स में तो ऐसे भी किया है कि लिटरली रात को पढ़ना चालू किया है कि हाँ सुबह पेपर है, अब रात को पढ़ लेते हैं। ऐसी हरकतें करिए, नहीं करनी चाहिए, बट द थिंग इज करिए। तो वहां पर रात भर जग के पड़े और रात को ब्लैक कॉफी पी रहे हैं, और क्या बोलते हैं, उस टाइम पे हमारे रेड बुल काफी ज्यादा चल रही थी, आजकल तो लोग स्टिंग पी रहे हैं। दोनों ही बहुत गंदी ड्रिंक्स हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट इन एनी वे, बट द थिंग इज जो मैंने किया है मैं बता रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बस मैं कहीं से भी उन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। बहुत ही गंदी ड्रिंक्स हैं, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। बट द थिंग इज मैंने पिया है वो सारी चीजें, और रेड बुल पी करके उस टाइम पे रात भर जग रहे हैं, कैफीन, इतना ज्यादा कैफीन इनटेक करके, और पढ़ाई के नाम पे फिर करके वो करके फिर टेस्ट दे करके आ रहे हैं। और टेस्ट दे करके आ गए, अरे यार ये टेस्ट तो ऐसा था, इसने ऐसे मतलब बहुत ही ऐसा गया। मास्टर ने यार, मास्टर ही साला ऐसा कमीना मास्टर है जो इतना टफ पेपर बनाता है, ये कर रहा है वगैरह। कुछ नहीं तो मास्टर पे ब्लेम कर देंगे, अरे साला वो टीचर ही बेकार है, कुछ नहीं तो इस तरह की चीजें मैंने अपने यहाँ जो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ वहां पर भी मैंने बहुत देखा है। वो कुछ नहीं, क्योंकि वो टेस्ट जिस तरह की वो एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं वैसा तो कभी होता नहीं उनका। बाद में वो कुछ नहीं तो टेस्ट ऑफ प्रेशर, इस पे और टेस्ट का बहुत प्रेशर है, इसका बहुत प्रेशर है, सिलेबस कंप्लीट करने का बहुत प्रेशर है, और ये है वो है, और ये मास्टर भी खाला खराब है। ये आसपास की सिचुएशंस पे स्टूडेंट्स ब्लेम डाल देते हैं। अबे तेरे को स्ट्रेस तो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि तू रात को ढंग से सोया नहीं है। तू रात को ढंग से सो के जाएगा तो 70% स्ट्रेस तो वहीं खत्म हो गया तेरा, और बचा जो 30% है उसके लिए भाई वो थोड़ा तो रहेगा। इसी ऑब्वियस चीज, तुम पढ़ाई कर रहे हो और सारी चीजें कॉम्पिटिटिव माहौल में थोड़ा तो रहना भी चाहिए, वो अच्छा है। बट तू 70 से 75% जो स्ट्रेस ले रहा है वो तो क्यों ले रहा है? जस्ट रात को सही लाइफस्टाइल नहीं फॉलो की, मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहा है तेरी बॉडी में, तू इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। तो मत कर भाई, समझो उस चीज को, क्यों कर रहे हो वो काम। ये अवेयरनेस यहां पे इंपॉर्टेंट है, और ये अवेयरनेस आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को नहीं है, उसकी वजह से उनको लाइफ में दुख दर्द कष्ट आते हैं। तो ये कम से कम ये तो इंश्योर करते हुए चलो कि साइकोलॉजिकली आप परेशान ना रहो, मेंटली आप डिस्टर्ब ना रहो, इमोशनली आप वीक ना बनो, जस्ट बिकॉज आपकी बॉडी सही तरह के हार्मोन सिक्रेट नहीं कर पा रही है। तो लाइफस्टाइल तो सही मेंटेन करो एटलीस्ट माय फ्रेंड, समझो उस चीज को। तो यहां पर मेलाटोनिन के बारे में हमने बात करी कि मेलाटोनिन का रिलीज होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीजें इंश्योर करनी है वहां पर, क्या क्या? रात को 10 से 1 के बीच में सोने चले जाओ, आइडियली 11:30 के आसपास सोने चले जाया करो। और दूसरा एक और चीज क्या कि दूसरी एक और चीज ये कि कुल मिलाकर के वहां पर जब भी रात को सोने जा रहे हो तो कम से कम 30 से 45 मिनट पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितनी भी लाइट्स है, सबको बंद कर दो, कंप्लीटली बंद, शट डाउन। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहां पे आर्ग्यू करने आते हैं मेरे से कि नहीं सर मेरे को तो रात को सोने की आदत है, आप बताओ आप क्या करें। मैंने कहा ठीक है भाई, सॉरी रात को जगने की आदत है, अब बताओ आप क्या करें। मैंने कहा ठीक है जी, रात को जगने की आदत है, जग तू। अगर आर्टिफिशियली अगर आप ऐसा कोई एनवायरमेंट जनरेट कर पा रहे हो जहां पर आप जब सुबह हो जाती है और आपको कुल मिलाकर के कोई बाई आकर के उठा नहीं रही है झाड़ू पोछा करने के लिए, या फिर कोई आपके घर पे खटपट चालू हो जाती है, उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही है, या फॉर एग्जांपल बहुत ही कॉमन सा और मैंने एक्सपीरियंस किया जो एग्जांपल क्या होता है, वो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला कचरा उठाने वाला आता है वो लिटरली इतना तेज भोंपू बजाता है, और सर्दियों में तो वो भोंपू इतना तेज सुनाई देता है कि गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल वाला जो भोंपू है वो लिटरली आकर के सुबह नहीं सोने देता है, वो उठाई देता है। तो इस तरह की चीजों से अगर आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही है 8-9 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में, आप 3 बजे सो रहे हो और इन कारणों की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही है और आप 11 बजे तक साउंड स्लीप ले पा रहे हो, जैसे कि आप लेते अगर आप नॉर्मली 11:30 के आसपास सो करके 6:30 के 7:30 बजे के आसपास उठते, वैसे ही नॉर्मली आप साउंड स्लीप ले पा रहे हो आर्टिफिशियली उस तरह की कंडीशंस जनरेट करके। आपके कमरे में सनलाइट नहीं आती है सुबह तक
और आप उसको 11 बजे तक भी सनलाइट नहीं आ रही है, आप उसको जो आपके पर्दे हैं वो इतने मोटे हैं कि वो लाइट को क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं, ये सारे आर्टिफिशियली अगर आप उस तरह का सिचुएशन आर्टिफिशियली आप रात क्रिएट कर पा रहे हो, देन इट्स ऑल राइट। तो आप वो काम करके देख लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी उसको अडैप्ट कर लेगी और मेलाटोनिन हार्मोन रात को 3-4 बजे के आसपास भी रिलीज करना चालू कर देगी। बट माय फ्रेंड, मैंने एक चीज देखी है कि नेचर के साथ अलाइन होना ही बेस्ट सोल्यूशन है। इस तरह के आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट जनरेट करना पॉसिबल ही नहीं रहता है, क्योंकि मैंने कितना ही करने की कोशिश कर रखी है ये काम भी, बट होता यह है कि कोई ना कोई आ ही जाता है रूम में और कोई ना कोई खटपट खटपट कर देता है और उसकी वजह से बीच में नींद टूट जाती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि नेचर के साथ अलाइन हो जाओ, बिना बात के पंगे मत लो उसके साथ। मैं खुद भी क्योंकि पंगे नहीं ले रहा होता हूं, नेचर के साथ अलाइन रहता हूं, एज सिंपल एज दैट। तो स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स, मोस्ट नेग्लेक्टेड पिलर्स। इसमें मेलाटोनिन के बारे में हमने बात कर ली। मेलाटोनिन के लिए 2 काम करने हैं, याद रखो, 10 से 1 के बीच में सोना है, और दूसरा 45 मिनट पहले मोबाइल फोन्स और हर तरह के आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड राइट सोर्सेस को दूर हटा देना है। दूसरा हार्मोन जो स्लीप से लिंक्ड है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपने सबने सुना होगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बेसिक ग्रोथ के लिए, और जो भी सेल्स में डिके, मतलब डिके तो नहीं बोलना चाहिए, वियर एंड टियर हुआ है, उस वियर एंड टियर को रिपेयर करने का काम करता है ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, एक गलतफहमी मैं दूर कर देता हूं, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड कुछ लोगों को होती है। सम पीपल थिंक कि अच्छा नहीं, ग्रोथ हार्मोन तो मैं तो सर 18 साल का हो गया ना, तो 18 साल के बाद तो मेरी हाइट बढ़ना बंद हो गई है, तो ग्रोथ हार्मोन मेरी बॉडी में रिलीज होना बंद हो जाएगा। नहीं माय फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होएगा इसे, बिकॉज जो भी आपका मसल्स का वियर एंड टियर हो रहा होता है, सेल्स का वियर एंड टियर हो रहा होता है, वो ग्रोथ हार्मोन ही जाकर रिपेयर कर रहा होता है उन सारी चीजों को। तो वो एट द एंड, टिल द एंड, वो चीज आपकी बॉडी में सिक्रीट होती है, ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मान लो किसी रात को ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं हुआ तो क्या होगा? सुबह आपको थकान थकान फील होगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपको थकान थकान फील होगी, आप सुबह उठ भी जाओगे तो भी थकान लगेगी आपको। मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा तो सर भारी रहेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो थकान थकान सी रहेगी। और जब आपका बॉडी थकी हुई होती है माय फ्रेंड, आपका माइंड भी थका हुआ होता है, बिकॉज माइंड एंड बॉडी इज कंप्लीटली लिंक्ड टू ईच अदर। आपका माइंड भी टफ सिचुएशंस को फेस करने के लिए रेडी नहीं होगा अगर आपकी बॉडी उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे नहीं है। तो यू विल फील, आपको अगर बॉडी थकी थकी लग रही है तो आपका माइंड भी थका थका ही रहेगा, और बहुत जल्दी आपका जो पेशेंस लेवल्स हैं वो टूटेंगे, इरिटेट बहुत जल्दी होंगे, या फिर चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। तो समझो इस चीज़ को कि कुल मिलाकर के वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का निकलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दिमाग में आता है कि सर अच्छा ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कैसे सिक्रीट हो, ये कैसे इंश्योर करें कि ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट हो, ये क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। भाई ठीक है, मेलाटोनिन को सिक्रीट करने के लिए इंश्योर कर लिया कि भाई ग्रोथ हार्मोन को कैसे करें। तो ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में तभी सिक्रीट होता है जब आपकी बॉडी स्टेज 4 स्लीप में जाती है। सर ये स्टेज 4 स्लीप क्या होती है? तो क्या होता है कि मॉडर्न साइंस ने अलग अलग स्टेजेस ऑफ स्लीप डिफाइन कर रखी हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। ऑन एन एवरेज अगर आप 7 घंटा सोते हो, 7 आवर्स, अगर आप 7 घंटा सोते हो तो आपकी बॉडी पहले 2 घंटे के लिए स्टेज 1 स्लीप में होती है, अगले 2 घंटे के लिए स्टेज 2 स्लीप में होती है, फिर अगले 1 घंटे के लिए स्टेज 3, स्टेज 4 स्लीप में जाती है। तो कुल मिलाकर के जो आपके नींद का चौथा या 5वां घंटा होता है उसमें आपकी बॉडी स्टेज 3, स्टेज 4 स्लीप में जाती है कुल मिलाकर। तो उस बात को बारीकी से समझने की कोशिश करो कि जब आप उस स्टेज 4, स्टेज 3 स्लीप में जाओगे तब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वहां पर क्या रिलीज होना चालू होगा? ग्रोथ हार्मोन, मतलब कि डीप स्लीप। बहुत आसान भाषा में बोले तो जब आप गहरी नींद में सोओगे तब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और तब आपकी बॉडी हील करेगी अपने आप को। तो गहरी नींद में कैसे सोएं? दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर गहरी नींद में कैसे सोएं? तो गहरी नींद में सोने के लिए यहां पर आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि जैसे मेलाटोनिन को रिलीज होने के लिए 10 से 1 के बीच में 11:30 के आसपास आप सोने जा रहे हो, तो जैसे हमें वहां पर एक्यूरेसी चाहिए कि हाँ भाई 11:30 के आसपास हम सोने चले जाते हैं 10 से 1 के बीच में, तो हमें यहां पे साथ ही साथ में प्रिसीजन भी चाहिए। प्रिसीजन क्या कहने का मतलब क्या है कि मैं रोज रात को 11:30 बजे ही सोने जा रहा हूं। उससे क्या होगा कि मेरी एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप आज 11:30 बजे सो रहे हो रात को और अगले दिन आप कहते हो कि नहीं आज तो मेरे को जल्दी नींद आ रही है, मैं 9:30 ही सो जाऊंगा, और फिर अगले दिन उसके कहते हो कि नहीं अब मेरे को नींद नहीं आ रही है तो 1:30 बजे सोऊंगा, अगर ऐसा कुछ आप करते हो
तो माय फ्रेंड, आपकी बॉडी डीप स्लीप में नहीं जा रही है। और अगर आपकी बॉडी डीप स्लीप में नहीं जा रही है तो वहां पर होना क्या है, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा। तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए वहां पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू मेंटेन अ गुड बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर रात को 11:30 सोने जाते हो तो ±15 मिनट्स कर लो, इससे ज्यादा टाइम को उधर वैरी मत कराओ, सोने जाओ उसी टाइम के आसपास। अदरवाइज आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं हो पाएगी, आपकी बॉडी डीप स्लीप में नहीं जाएगी, और अगर डीप स्लीप गहरी नींद में नहीं गए तो वहां पर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज नहीं होगा तो कुल मिलाकर के थकान सी रहेगी। और जनरली स्टूडेंट्स टेस्ट के पहले यही करते हैं, एक तो वो रात को देर तक सोते नहीं और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को भी एकदम से शिफ्ट कर देते हैं। वैसे तो नॉर्मली तो 11 बजे सो जाएंगे, मगर टेस्ट वाले दिन, टेस्ट के एक दिन पहले पढ़ने से पहले, और आज तो भाई कल तो टेस्ट है, रात को 2 या 3 बजे तक जाके पढ़ेंगे, तो उनकी बॉडी में उस रात को ना तो मेलाटोनिन रिलीज होता, ना ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता, तो कुल मिलाकर के बैंड बजी भी बड़ी होती है। अब ऐसे माइंडसेट के साथ टेस्ट देने जाते हैं, चलो मान लो कॉफ़ी पी के भी चले गए या कोई एनर्जी ड्रिंक लेके भी चले गए, आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं ये सारी चीज़ें जो गलत हैं, तो आपने 3 घंटा तो अपने माइंड को ज़बरदस्ती स्ट्रेसफुली निकलवा लिया, और वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी आ भी नहीं पाएगी, गलतियां होंगी, सील मिस्टेक्स होंगी। सील मिस्टेक्स होने का कारण, मेन कारण तो यही है कि आपका 70% तो दिमाग सही तरह से काम ही नहीं कर रहा है उस टाइम पे, स्ट्रेसफुली आप काम कर रहे हो। और फिर बाद में नाम किसका लगा देंगे कि और पेपर का बहुत प्रेशर रहता है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, प्रेशर है, एंग्शियस फीलिंग्स हैं, बहुत कंपटीशन है। अरे दादा, कंपटीशन का तो प्रेशर इतना था ही नहीं जितना तूने सही लाइफस्टाइल मेंटेन ना करके कर दिया, समझो उस चीज को। सो स्लीप सही तरीके से मॉनिटर करना और सही तरीके से लेना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अदरवाइज आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे, मेंटली स्टेबल नहीं रहोगे, इमोशनली स्टेबल नहीं रहोगे, आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वहां पर। तो हमने 2 पिलर्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, वाटर इनटेक एंड स्लीप। बाकी 2 पिलर्स और बचे, फूड इनटेक एंड एक्सरसाइज। इसके भी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, और जिससे कुछ क्वेश्चंस, जो मेजर क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, वो क्लियर होंगे आपको। बहुत ध्यान समझो इस चीज को, एग्जांपल्स दे रहा हूं बस, जो मैंने अपनी रियल लाइफ में मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करे। मेरे पास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर, हमारे ना एनर्जी लेवल्स मेंटेन नहीं रह पाते हैं थ्रू आउट द डे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी इस टाइम पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं एक तपस्या प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। आप मेरे को इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखोगे, फॉलो करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे वो की तपस्या चल रही है। 366 डेज की मैंने तपस्या का टारगेट जो लिया है, और मेरे एंड तक, दिन के एंड तक भी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो पाता है कि मैं दिन के एंड तक भी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रख पाता हूं? क्लासेस लेकर के, रिकॉर्डिंग्स करने के बाद भी, ऑफिस में काम करने के बाद भी मैं 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा हूं डेली, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जिम वगैरह भी पूरा कर रहा हूं। तो ऐसा कैसे रह पा रहा है कि मेरे एनर्जी लेवल्स मेंटेन रह पा रहे हैं? कई लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर, हाउ टू मेंटेन एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे। तो उसका क्या तरीका है, उसमें मैं आपको एक चीज तो यहां पे दे रहा हूं। बाकी अगर आपको डिटेल में इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करनी है, फूड इनटेक और एक्सरसाइज के बारे में, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम वगैरह पर भी, जो फ्री में इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं और मेनली इसके बारे में कर रहे हैं। तो आप जाके उनको फॉलो करिए। मैं जनरली अगर बात करूं तो जैसे मैं 2-3 लोगों को फॉलो करता हूं, जैसे एक है ल्यूक कोटिनो करके हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं चीज़ों को, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली एक हैं सात्विक मूवमेंट करके हैं, सुबह सराफ करके, और उनके हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत अच्छे से तरीके से समझाते हैं चीज़ों को। सात्विक मूवमेंट करके उनका चैनल भी है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। मैं भी उनको फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से और इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ जो चीज़ें बताते हैं। और साथ ही साथ में एक और हैं, क्या बोलते हैं, ऋतुजा करके हैं, एक ऋतुजा, उनका भी एक मतलब इन द सेंस शी इज़ नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, जो इस तरह के वो लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करती हैं और लोकल फूड को सपोर्ट करती हैं। तो दैट इज समथिंग जो मेरा भी माइंडसेट रहता है। तो आप कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, जो इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अवेयर रहो इन चीज़ों के बारे में। अगर नहीं है अवेयरनेस तो, बाकी अगर हो, इट्स वेल एंड गुड। मैं एक और ये जो इसका आंसर अब मैं देने जा रहा हूं आपको कि हाउ टू मेंटेन एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे, किस तरह से आप हाई एनर्जी लेवल्स दिन के एंड तक मेंटेन कर सकते हो, और क्या एक कारण हो सकता है कि वो क्यों मेंटेन नहीं हो रहे हैं। वन ऑफ द रीजंस मैं बता रहा हूं यहां पर आपको।
तो जनरली मैंने एक चीज ऐसी देखी है कि फूड इंटेक का लोग ध्यान नहीं रख रहे होते हैं और उसके बाद फिर ब्लेम कर देते हैं कि यार हमें तो लेथार्जिक फील हो रहा है, एनर्जी लेवल्स मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं दिन भर। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार स्टूडेंट्स वगैरह क्या करते हैं, पेपर वगैरह देकर के आते हैं और अगले दिन आकर के मिलते हैं, सर पेपर खराब हो गया, ये हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, एनर्जी लेवल्स भी मेरे हाई नहीं रहते हैं, मेंटेन नहीं रहते हैं। मेरा पहला सवाल ये रहता है उनसे कि अच्छा बेटा कल क्या किया आपने, कल क्या खाया आपने लंच वगैरह में, डिनर वगैरह में। तो दे आर लाइक कि अरे सर कल तो क्या टेस्ट वेस्ट दे करके आए थे और थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे वो फील हो रहा था, लो फील हो रहा था, तो कल तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और पिज़्ज़ा ऑर्डर करके कोक और पिज़्ज़ा खाया था। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा हमारा बेटा। अब समझो इस चीज़ को कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप पिज़्ज़ा या कोक पी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपके खून में कोक नहीं बहती। आपके खून में अगर कोक नहीं बह रही है तो आपकी किडनी वहां पे कंटिन्यूअस फंक्शन पे जा रही है, वो कोक में से प्योर वाटर पानी को अलग करने के कंटिन्यूअस फंक्शन पे जा रही है। और अगर एनर्जी वहां जा रही है तो यहां के लिए फिर कम बचेगी। कॉमन सेंस वाली चीज है, बहुत ही कॉमन, मतलब इन द सेंस बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है कि अगर एनर्जी यहां डाल रहे हो, डाइजेशन में जा रही है, तो यहां के लिए कम बचेगी। अरे एनर्जी का कोटा तो लिमिटेड ही है ना, तो कुल मिलाकर के यहां डाल दोगे तो यहां कम बचेगी। जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड डालोगे, ये पिज्जा बर्गर्स, दीज आर हाईली प्रोसेस्ड फूड, जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड डालोगे उतना ज्यादा वहां पर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड डालना है, और जितना ज्यादा यहां लोड डालोगे तो एनर्जी सारी की सारी वहां उसको पचाने में जा रही होगी, तो फिर नींद सी आती रहेगी और सारी चीजें बहुत ही नेचुरल सी चीजें हैं, मतलब होंगी। सिमिलरली यहीं अगर आप रॉ फूड खा रहे हो तो आपके एनर्जी लेवल्स कंपैरेटिवली काफ़ी हाई मेंटेन रहेंगे। तो जस्ट बी अवेयर अबाउट कि किस तरह के खाने में हाई प्रोटीन डाइट क्या है, प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, किस में ट्रांस फैट ज़्यादा है, फैट्स कौन से अच्छे हैं, ओमेगा 3 किस में ज़्यादा है, अच्छे फैटी एसिड्स कौन से हैं, कौन से फूड्स खाने अच्छे हैं हमारे लिए। ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। नहीं है तो जो मैंने टर्म्स बोल दी हैं उनको जाकर के सर्च करो एंड जस्ट बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, नहीं तो एनर्जी ऐसे ही निकल जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज काफी वो है और मैंने काफी कॉमनली देखी है, लोग करते हैं कई बार कोचिंग्स वगैरह से फ्री होने के बाद या फिर इन जनरल ऑफिसेज में मैंने देखा है कि लोगों को कि वो डायरेक्टली जब लंच कर रहे होते हैं तो लंच वो इस तरह से करते हैं कि जैसे तो ये जिंदगी का उनके आखिरी लंच है, फिर इसके बाद तो मिलेगा ही नहीं, कभी खाना ही नहीं मिलेगा, ऐसे लंच कर रहे होते हैं भाई। वो इतना मतलब इतना ठूस लेते हैं, वो इंसान वो इतना ठूस लेता है उस खाने को, मतलब कि आगे कभी मिलने वाला ही नहीं खाना। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो माय फ्रेंड, तो समझो उस चीज को। अगर आप अपने स्टमक को एकदम फुल्ली पैक्ड भर दोगे, ठूस दोगे, तो वहां पर क्या होने वाला है समझो उस चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आपने कभी मिक्सी ग्राइंडर में मसाले वगैरह पीसे हैं या फिर आपने कभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए हैं, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कभी भी हम वॉशिंग मशीन को पूरा टॉप तक पूरा ऐसा ठूस के भर नहीं देते, या वो जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें जो मसाले भर रहे हैं वो पूरा ठूस कर नहीं भर देते, उसमें 80% भर के 20% खाली रखते हैं उसको। सिमिलरली वॉशिंग मशीन को भी 80% कपड़े भरते हैं, 20% खाली रखते हैं, ताकि वहां पे अच्छे से वो कपड़े धुल पाए या अच्छे से वो चीज पिस पाए। सेम गोज विद आवर बॉडी माय फ्रेंड। आपके स्टमक को अगर आप ऐसे पूरा ठूस ठूस के भर दोगे तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे से मिक्स ही नहीं हो पाएंगी पूरे खाने के साथ, तो डाइजेशन अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा एंड यू विल फील लेथार्जिक। आपके एनर्जी लेवल्स वहां पे खत्म हो जाएंगे कुल मिलाकर के। और अगर बॉडी वाइज एनर्जी के लेवल्स खत्म होंगे तो माइंड में भी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज आवर माइंड एंड बॉडी इज कंप्लीटली लिंक्ड टू ईच अदर। समझो उस चीज को, हर चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है बॉडी पे, माइंड पे, इमोशनल स्टेट पे आपकी। आप इमोशनली वीक हो जाओगे क्योंकि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। तो यहां ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपको 2 रोटी की भूख लग रही है तो 1.5 ही खाओ, 80% ही अपने पेट को भरो, 20% खाली रखो। 80-20 रूल फॉलो करो। यहां पर वो 20% खाली रखोगे तो आपको एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिकली काफी हाई फील होंगे। कई लोग कहते हैं सर मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कि कैसे वो क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल्स को, मतलब इन द सेंस कि मैं तो ओवर ईटिंग कर जाता हूं सर, या कर जाती हूं, वो मेरे को समझ में नहीं आता कि रुकना कब है, वो मेरे को समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए। आपको नहीं समझ में आता है कि कब रुकना है, स्टार्ट ईटिंग योर फूड स्लोली। उसको चबाते चबाते धीरे धीरे खाओ। क्या होता है कि धीरे धीरे खाने पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक हल्का सा बर्प आएगा, हल्की सी डकार आएगी, छोटी सी आती है, बीच में आती है एक बार। जब वो आ गई है
इट्स द साइन दैट यू शुड स्टॉप ना। हो गया है, आपका पेट तृप्ति हो गई है, खत्म, बस भर गया है। अब और जो आप सेकेंड सर्विंग लेने जा रहे हो आपके मन के अकॉर्डिंग कि नहीं यार मन तो कर रहा है और खाने का ठूसने का, वो मत लो, रुक जाओ वहीं पे, थम जाओ। एंड थिंग इज, ये करके देख लेना आप जब भी खाना खाओ, बहुत ध्यान से नोटिस करना, चबाते चबाते खाना खाते रहो, खाना खाते रहो। थोड़े से टाइम बाद आपको एक हल्की सी डकार आएगी, छोटी सी आपको बर्फ आएगी, उसके बाद रुक जाओ। दैट इज द साइन कि आपका पेट भर चुका है, 80% भर चुका है, बस खत्म, बस रुक जाओ। एंड यू विल फील द डिफरेंस कि आपके एनर्जी लेवल्स में कितना तगड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है उसकी वजह से। यू कैन इंप्लीमेंट दिस, ये मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ जो मैं डेली कर रहा होता हूँ अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली चलो एनर्जी लेवल्स की एक बात ही हो गई, फूड इनटेक के बारे में हमने बात कर ली, एक एग्जांपल इसका ले लिया। एक लास्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और इंटरनल एनवायरनमेंट वाली जो पूरी चीज है, पूरा डिस्कशन है, उसको रैप अप कर रहा हूं। फिर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में बात करना चालू करेंगे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का चौथा और आखिरी इंपॉर्टेंट पिलर दैट इज एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज के बारे में क्या है सर, लोगों को अवेयरनेस आज के टाइम पे आ रही है बहुत ज्यादा कि मूवमेंट करना कितना जरूरी है, अपनी बॉडी को मूव करते रहना कितना जरूरी है, एक्सरसाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। बट इसको मैं अपने एक यूनिक से एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं आपको, काफी इंटरेस्टिंग है और स्टूडेंट्स वगैरह और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह हैं उनको काफी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से सुनना। जनरली मान लो कि आपने 2-3 घंटे लगातार काम कर लिया है बैठ करके, अपने ऑफिस में काम कर लिया है, या फिर एज एन स्टूडेंट आप 2-3 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ाई कर चुके हो। अब होगा क्या कि 2-3 घंटा आप जब लगातार पढ़ाई कर चुके होंगे तो उसके बाद क्या होता है, अपने माइंड में एक ऐसा फेज आता है कि यार अब बस थोड़ा रुक जाओ, ब्रेक चाहिए एक बीच में। हो सकता है कुछ लोगों को 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ही आ जाता हो, बट मैं ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूँ, चलो आपने 2 घंटा तो काम किया है, 2 घंटा तो पढ़ाई करी है। 2 घंटा काम करने के बाद आपको एक बार ऑफिस में भी ऐसा लगेगा यार चलो ठीक है 2 घंटा लगातार काम कर लिया, अब थोड़ा ब्रेक चाहिए, उठते हैं यहाँ सब चेयर पे से उठ के कुछ थोड़ा ब्रेक चाहिए। अब अभी आप ब्रेक में कर क्या रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको यही चीज डिसाइड करेगी कि आगे होगा क्या एक्चुअल में, आगे इन द सेंस अगले 2 घंटे में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी कैसी रहने वाली है। ये क्या कर रहे हो आप इस 2 घंटे के बीच वाले ब्रेक में, 2 घंटे के बाद जो बीच वाला ब्रेक आपने लिया है वो डिसाइड करता है। बहुत ध्यान समझो इसको। अगर मान लो आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो जनरली लोग करते भी है, मैंने 95% ऑफ लोगों को ये काम करते हुए देखा है कि वो 2 घंटे के ब्रेक के बाद दे आर नॉट एक्चुअली फीलिंग हंग्री राइट नाउ, उनके पेट में ऐसे गुड़गुड़ नहीं हो रही है, बट उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई 2 घंटा कुछ काम कर लेना यार, आप कुछ खा के आते, रेडी पे बैठ के चले जाएंगे, वहां जाके कुछ चाय बिस्किट मैगी सुट्टा फलाना ढिमकाना कुछ ना कुछ चर लेंगे, वहां पर अनशन खा लेंगे, सैंडविच खा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, समोसा खा लेंगे, कचौरियाँ खा लेंगे। भूख नहीं लग रही थी बट ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खा लेंगे, हाँ चलो एज अ ब्रेक। कुछ लोग उस लाइन को लिटरली ले लेते हैं कि हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट खा लेंगे। द थिंग इज ऐसा कुछ कर लेंगे, कुछ खा लेंगे। कई सारे लोग एज अ ब्रेक लेने के लिए वहीं पे बैठे बैठे अपने मोबाइल को उठाते हैं 2 घंटे काम करने के बाद, और या फिर पढ़ने के बाद मोबाइल चलाने लगते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज, या तो वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, या वो यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, या तो शॉर्ट्स देख रहे होंगे, या रील्स देख रहे होंगे, या फिर दे आर वॉचिंग सम कॉमेडी वीडियो, या फिर दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज कि यार हाँ वो मेरी सीरीज चल रही थी ना, उसका 20 मिनट 25 मिनट का एक एपिसोड और खत्म कर देता हूँ। अब मैंने 2 घंटा तो काम कर ही लिया, पढ़ ही लिया है, वो 20-25 मिनट का एपिसोड एक देख लेता हूँ। कुछ लोग होंगे नहीं यार क्रिकेट का स्कोर देख लेता हूं, क्रिकेट जाके मैच देख लेता हूं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे, मोबाइल उठा करके कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं यार मैं गाने सुन लेता हूं, मेरे को रिलैक्सिंग फील होता है, ठीक है चलो ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत कम होते हैं ऐसे जनरली कि यार किताब पढ़ लेते हैं बीच में ब्रेक में, जनरली मिलते नहीं बट ठीक है, कुछ लोग होते हैं ऐसे। सम पीपल आर यार मैं डांस करता हूं बीच में, मेरे को डांस करने में बहुत अच्छा लगता है, शौक है, वो कर लेता हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार बहुत हो गया भाई, अब सो जाते हैं थोड़ी देर, तो 2 घंटा पढ़ा, आधे घंटे की या 2 घंटा काम किया, आधे पौन घंटे की एक नैप ले लेते हैं, सो जाते हैं, पावर नैप ले लेंगे, ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी काम में दिक्कत कुछ नहीं है एक्चुअल में, बट द थिंग इज उसके बाद होगा क्या, उसको बहुत ध्यान समझने की कोशिश करो। जितने भी आप काम कर रहे हो इन सब में कुछ तो ठीक थे, मगर कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके अगले 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी की बैंड बजा के रख देंगे। कैसे, समझो इस चीज को।
होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने मान लो कि लगातार फुटबॉल खेला फॉर एग्जांपल लगातार 45 मिनट तक, 1 घंटे तक अपन ने फुटबॉल खेला। होगा क्या, फुटबॉल 1 घंटे तक लगातार फुटबॉल खेलोगे तो आपके पैरों में दर्द होना चालू हो जाएगा, और पैरों में दर्द होना चालू हो जाएगा तो वो क्यों दर्द हो रहा है, बिकॉज ये सिंपल 9-10th क्लास की बायोलॉजी है कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पैरों तक पहुंच नहीं पाता, तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वहां पे क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू होने की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने की वजह से बेसिकली वहां पर क्या होता है कि आपके पैरों में दर्द होना चालू हो जाता है। तो इट इज अ साइन कि हाँ, नाउ यू नीड टू टेक सम रेस्ट, कि आप 10-15 मिनट का रेस्ट लो। अब वो जो आप 10-15 मिनट का रेस्ट लोगे तो आप ऑलरेडी आप फिजिकल एक्टिविटी अभी कर रहे थे, तो जब आप ऑलरेडी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे तो आपकी हार्ट रेट ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, और हार्ट रेट बढ़ी हुई थी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो फटाफट से आपके पैरों तक पहुंचा। हार्ट रेट बढ़ी हुई थी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके पैरों तक फटाफट पहुंच गया, और यू विल फील गुड आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स। आप हाइड्रेट करोगे अपने आप को एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट 40 to 45 मिनट्स। तो इस तरह से आप 10-15 मिनट का बीच में ब्रेक लेते हो तो आप अगले पारी खेलने के लिए एकदम रेडी हो जाते हो। अब इसको, ये तो फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज थी, अब इसी चीज को मेंटली सोच कर देखो। जब आप अपने माइंड को लगातार 2 घंटे के लिए इस्तेमाल करोगे, कंटिन्यूसली आपके माइंड को आप 2 घंटे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, होगा क्या वहां पे, आपके माइंड में भी ऑक्सीजन का लेवल कम चला जाएगा, लो चला जाएगा। अब माय फ्रेंड, जब आप फिजिकली कोई एक्सरसाइज कर रहे थे तब तो आपकी हार्ट रेट ऑटोमेटिकली तेज हो रही थी क्योंकि आप भागदौड़ कर रहे थे, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच पा रहा था। मगर यहां आप 2 घंटे से बैठे हुए थे, काम कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, तो यहां पर तुरंत में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, आपके माइंड तक नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज यहां हार्ट रेट नहीं बढ़ी है बैठे बैठे, उल्टी बैठे बैठे तो और कम हो गई होगी। तो बैठे बैठे हार्ट रेट नहीं बढ़ी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इतनी आसानी से ऊपर तक माइंड तक नहीं पहुंचेगा, तो जो ऑक्सीजन के लेवल्स ऑलरेडी कम थे, अब इसके ऊपर आपने क्या किया, अगर आपने अपना मोबाइल उठा लिया है, मोबाइल में कुछ भी स्क्रॉल करने में या कोई टीवी सीरीज एपिसोड देखने में या कोई भी वीडियो देखने में, रील्स देखने में, गाने सुनने में, किसी और इंसान से XYZ कोई भी बात करने में, कोई किताब पढ़ने में, कोई म्यूजिक सुनने में, कुछ खा लेने में, या फॉर एग्जाम्पल आप सो ही जा रहे हो, इन सारे कामों में कहीं ना कहीं, सोने का अगर साइड में कर देते हैं तो इन सारे कामों में कहीं ना कहीं माय फ्रेंड आपका दिमाग ही चल रहा होता है, घुटना किसी में नहीं चलता, सब में दिमाग ही वापस से काम ले रहे होते हो। तो इट इज समथिंग लाइक कि आपने 45 मिनट फुटबॉल खेली, 45 मिनट फुटबॉल खेलने के बाद आपके पैरों में दर्द हुआ, तो आप कहते हो नहीं अब मैं ब्रेक लूंगा, 15 मिनट और फुटबॉल खेलूंगा, या 15 मिनट अब मैं बास्केटबॉल खेलूंगा, या 15 मिनट अब मैं बैडमिंटन खेलूंगा, ब्रेक लेकर के। अब ये कैसा ब्रेक है, काम तो तेरे पैरों का आ रहा ना वापस से, समझो उस चीज को। तो यहां पर भी अगर आप ऑलरेडी 2 घंटे अपने माइंड को इस्तेमाल कर चुके हो, माइंड में ऑक्सीजन का लेवल कम चला गया है, तो अगर आप और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करोगे जहां पर मेंटली आप इन्वॉल्व हो, तो माय फ्रेंड वहां पर आपका माइंड में ऑक्सीजन का लेवल और घटेगा, और घटेगा। तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं, जिस इंसान ने मोबाइल उठा लिया उसके बाद वो 15-20 मिनट मोबाइल इस्तेमाल कर लिया 2 घंटे इस तरह से काम करने के बाद, भाई या तो उसकी इच्छा ही नहीं होगी उसके बाद काम करने की, वो उठाएगा ही नहीं, वापस से अपना काम पर जाएगा ही नहीं, उसको हो जाएगा कि भाई आज का दिन का हो गया मेरा। और अगर मान लो वो बेमन से बैठ भी गया पढ़ने या फिर कुछ काम करने, तो उसकी वो प्रोडक्टिविटी या वो एफिशिएंसी आ ही नहीं पाएगी। ये मैं लिख करके दे सकता हूं, ये मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देख रखा है कि ये सारी चीजें, वो एफिशिएंसी, उस एफिशिएंसी के साथ वो इंसान काम ही नहीं कर पाएगा वहां पे। तो करना क्या होता है, व्हाट इज द राइट वे टू डील विद इट? द राइट वे टू डील विद इट इज टू मेंटेन अ बैलेंस। फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी में एक बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना होता है आपको। अगर आपने 2 घंटे मेंटल एक्टिविटी कर ली है इस तरह की, तो बीच में अब 10-15 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी डालो। वो फिजिकल एक्टिविटी डालोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट 2 hours ऑफ मेंटल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी डालोगे तो हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से यहां पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन के लेवल्स रिचार्ज हुए एंड यू विल फील गुड। होता भी है ना कि 2 घंटे काम करने के बाद यहां पर सर में हल्का हल्का भारीपन रहता है,
जैसे फुटबॉल खेलने के बाद पैरों में दर्द होता है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, वैसे यहां पर भी हल्का भारीपन रहता है। हमारी बॉडी बिल्कुल से मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से काम कर रही है, इस तरह से देखें तो, समझें उस चीज को। तो जब वहां आप रेस्ट दे रहे हो तो यहां पर भी तो इसको रेस्ट दो, इसको रेस्ट नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। मोबाइल उठा करके मोबाइल चलाना इज नॉट रिफ्रेशमेंट माय फ्रेंड। रिफ्रेश करना है अगर अपने आप को, तो द एक्चुअल वे टू रिफ्रेश योर सेल्फ आफ्टर अ 2 hour मेंटल एक्टिविटी इज टू डू अ फिजिकल एक्टिविटी। तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या करो, अरे कुछ भी कर, जो पसंद है कर। डांस करना है डांस करो, आपको रस्सी कूदना रस्सी कूदो, अरे सीढ़ी ऊपर नीचे कर लो, कुछ नहीं तो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर मैं तो ऑफिस में बैठा रहता हूं, ऑफिस में कैसे ये सब कर सकता हूं, या फिर मैं तो सर क्लास के बीच में कैसे ये सब कर लूं, क्योंकि क्लास के बीच में मेरे को 1.5 घंटे की क्लास अटेंड करने के बाद मेरे को थोड़ा सा ऐसे लो फील होता है और मेंटली लो फील होता है। अरे भाई तू क्लास में बैठा बैठा कपाल भाती कर ले, प्राणायाम कपाल भाती कर ले, कपाल भाती एक्सरसाइज करेगा तो तेरी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, यू विल बी गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट 1.5 hours। तो समझो उस चीज को, बीच में मेंटल एक्टिविटी के फिजिकल एक्टिविटी को डालो। दैट इज वाई एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दिन भर में माय फ्रेंड। वो एक्सरसाइज आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं मेंटली टायर्ड हो जाओगे, इमोशनली वीक हो जाओगे। तो ये एक इमोशनल स्टेबिलिटी एनहांस करने के लिए, एक माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए, ये इंटरनल एनवायरनमेंट के चारों पिलर्स को ध्यान रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं समराइज कर रहा हूं इस पार्ट को, बहुत ध्यान से समझें। 4 पिलर्स कौन कौन से हमने डिस्कस करे। पहला इज वाटर इनटेक, ध्यान रखो वाटर इनटेक का। दूसरा इज स्लीप में ध्यान किस चीज का रखना है। वाटर इनटेक में जैसे हर 1 घंटे 1 गिलास पानी पीते रहो, वैसे स्लीप में किस चीज का ध्यान रखोगे कि भाई 45 मिनट पहले हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर्टिफिशियली स्टिमुलेटिंग जो लाइट्स हैं जिनमें, उनको बंद कर दोगे। रात को 10 से 1 के बीच में, आइडियली 11:30 के आसपास सोने चले जाओगे। इन 2 चीजों का ध्यान रख लो। तीसरा अगर बात करें तो फूड इंटेक के बारे में अवेयर बनो, क्या खाना आपके लिए अच्छा है। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, रॉ फूड खाना है, घर का बना हुआ खाना है, इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखो। और चौथा और आखिरी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में अगर आप मेंटली कोई काम कर रहे हो, कोई सेशन ले रहे हो 2 घंटे का, 2 घंटे मेंटली कोई मेंटल माइंड का वर्कआउट कर रहे हो, तो उसके बाद बीच में उसमें एक फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल वर्कआउट डालो। दैट इज द क्रक्स। इससे आपका माइंड स्ट्रांग बनेगा, इससे आप इमोशनली और स्ट्रांग बनोगे, और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में जो सिचुएशंस आ रही हैं उसको फेस करने की शक्ति मिलेगी। यू विल बिकम स्ट्रांग। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगले पार्ट में हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बात करने के साथ साथ नेक्स्ट हम इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म और गोल्डन सर्कल को टच करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जी। जय श्री कृष्णा।